हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरएएस प्रीलिम्स के 1992 से लेकर 2023 तक के सभी पेपर के अंदर आए हुए साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। और उसी बीच आज हमारा पेपर रहेगा 1996 का। 1992 का हो चुका है, 1993 हो चुका है, 1994 और 1995 का एक साथ जो है आपका एग्जाम हुआ था, इसलिए वो भी आपका पीछे डिस्कस हो चुका है। तो अभी तक हमने टोटल 3 पेपर डिस्कस कर दिए। आज हमारा चौथा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए बता रहे हैं तो आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपका प्लेलिस्ट भी एक वेट कर रही है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और पहले वीडियो से देखिए, तो आपको और भी पढ़ने में मजा आ जाएगा और सभी साइंस के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब 2013 में अपन पहुंचेंगे ना, अभी अपन कहाँ चल रहे हैं 1996 में, तो जब 2013 में पहुंचेंगे वहां ही से आपकी मैथ्स की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अब हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में डिस्कस करने के लिए, अलॉट टू डिस्कस, अलॉट टू डिस्कस। ठीक है, तो हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे। त्रिआयाम, ये देखिए क्वेश्चन। अरे रे रे रे, भैया जी भाग गए। एक सेकंड, है ना, भैया जी को रोकते हैं। अभी अभी रोकूंगा मैं। ये लो, पेन नहीं लिया ना, इसलिए नाराज हो गए थे, बोले अच्छा बिना पेन के लिखवाओगे, तो लो। चलो भैया, त्रिआयाम में लेजर किरण जो होती है की सहायता से छाया चित्र बनाने की जो विधि है उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम त्रिआयाम में लेजर किरणों के माध्यम से जो छाया चित्र बनाते हैं उस विधि का नाम क्या है। तो इस विधि का नाम होता है होलोग्राफी। और आपने इसका जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपने अगर कोई बुक खरीदी हो, है ना, ऑफिशियल कोई अच्छी बुक आती है, जैसे मेरे पास अभी पड़ी है, मैं दिखाता हूं आपको। आ, एक सेकंड, है ना, अभी यहाँ पर शायद है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। उस बुक के ऊपर आपने देखा होगा कई बार कहा जाता है कि होलोग्राम लगा हुआ रहता है जो चमकता रहता है, और कहा जाता है कि आप हमारी अगर ओरिजिनल बुक बाय कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये जो होलोग्राम चेक करें। वो बेसिकली इसी का एग्जांपल होता है, तो वो होलोग्राफी से किया जाता है। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है। तो त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि होलोग्राफी कहलाती है। और आपको बता दूं कि आजकल जो है अभी न्यू, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखें तो लेजर के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि जो यूरेनियम है उसको परिष्करण करने में भी उपयोग में लाते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो लेजर है उसका उपयोग आजकल किस में हो रहा है। आजकल आजकल यूरेनियम यूरेनियम के परिष्करण में उपयोग। ठीक है, तो आजकल लेजर का उपयोग हम यूरेनियम जो होता है उसके परिष्करण में भी करते हैं। यूरेनियम को यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यू आर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस बोतल में एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो आपने देखा होगा, अक्सर मैं जब क्लास के बीच में पानी पीता हूं तो एक बोतल है मेरे पास में जो ये रही। ठीक है, ये बोतल जो है ऐसी है कि अगर इसके अंदर पानी आपने रात को जो है 30 डिग्री सेल्सियस वाला भर दिया या सेंटीग्रेड पे भर दिया तो वो उतना ही रहेगा। कब तक? 24 घंटे तक। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? तो ये एक थर्मस बोतल होती है, इसको इंसुलेटेड बोतल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही आपने अपने घर पर थर्मस वगैरह तो देखा ही होगा, है ना। वो कैसे हेल्पफुल होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है? तो बेसिकली उसके अंदर क्या किया जाता है कि उसको इस प्रकार से पैक कर दिया जाता है कि एक तो उसमें से सामग्री तो बाहर आ ही नहीं सकती, यानी वस्तु तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन टेम्परेचर को कैसे रोका जाए? तो टेम्परेचर रोकने के लिए हम ये करते हैं कि उसकी जो परत होती है उसके ऊपर रजत परत जो है उसका क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, या एक बार पेंट मार देते हैं। समझ में आ गई बात? या परत चढ़ा देते हैं। सर रजत का मतलब क्या होता है भाई? सिल्वर, है ना, चांदी, जिसे अपन कहेंगे अर्जेंटीनम, एजी। ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका अर्जेंटीनम होता है, इसीलिए सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इससे क्या होता है, तो वो फिर वस्तु जो है जितने टेम्परेचर पर थी उतने टेम्परेचर पर लंबे समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से
किसकी तरंग लंबाई यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो तरंग दैर्ध्य इंफ्रारेड की दृष्टिगोचर प्रकाश यानी कि जो आपको विजन है ना आपका जो देख सकते हैं वो वाला, फिर एक्सरे किरण और आपका रेडियो तरंगे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो लंबी तरंग दैर्ध्य रहती है वो रहती है रेडियो तरंगों की। किसकी रहती है? रेडियो तरंगों की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेज की तरंग दैर्ध्य लिखवा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, पहला ब्लैक पेन से लिखता हूं, दिखेगा। गामा किरण की। किसकी? गामा किरण। तो गामा किरण की होती है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10। ठीक है, तब ये याद रखना। गामा किरण के बाद में दूसरे नंबर पर आ जाती है एक्स किरणें। ठीक है, एक्स रेज। तो एक्स किरणें इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 तक। ये सब जो है किसके अंतर्गत होती है? तो ये सभी मीटर के अनुसार बता रहा हूं मैं। ठीक, मीटर, मीटर में। फिर एक्स रे के बाद में तीसरे नंबर पर आ जाती है आपके पास में पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणों की जो होती है वो होती है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 मीटर तक। और पराबैंगनी किरणों के बाद में लघु रेडियो वेव आती है। क्या आती है? लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे मतलब कि छोटी रेडियो तरंगे। ठीक है, और छोटी रेडियो तरंगों का जो होता है वो होता है 10⁻⁻3 से लेकर 1 तक, है ना, 1 मीटर तक। और लघु रेडियो तरंगों के बाद में इसी को इसका दूसरा नाम होता है हर्टिजियन तरंगे। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इसका दूसरा नाम क्या होता है? हर्टिजियन तरंगे। ये थोड़ा सा हो सकता है कि अब पूछ लिया जाए। तो हर्टिजियन तरंगे किसको कहते हैं? लघु रेडियो तरंगों को कहते हैं। इसके बाद में 10⁻⁻3 से लेकर 10⁻⁻2 तक भी होती है ना, किसी के दिमाग में आ सकता है। तो वो होती है सूक्ष्म तरंगे। और उनकी क्या होती है? 10⁻⁻3 से 10⁻⁻2 मीटर तक। ठीक है, और जो हमारी दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो होती है 1 से लेकर 10⁻4 तक। ठीक है, दीर्घ वो होती है। ठीक, तो ये कुछ वेव्स की अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं जो आपको याद रखनी होगी, और इसका कोई रास्ता नहीं है। इनकी आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी आप याद रख सकते हैं। गामा किरणें जो होती है इनकी होती है 10⁻20 से लेकर 10⁻18 तक। फिर जो एक्स किरणें हैं इसकी होती है 10⁻−18 से लेकर के 10⁻16 तक। इसके बाद में हमारे पास में है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों की होती है 10⁻16 से लेकर 14 तक। इसके बाद में है लघु रेडियो तरंगे जो 10⁻10 से लेकर 10⁻8 तक होती है। और अगर बात करें दीर्घ रेडियो तरंगों की तो 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक जो है इनकी फ्रीक्वेंसी यानी तरंग जो है आवृत्ति होती है। ये क्या लिखा है? तरंग दैर्ध्य लिखी है। ठीक है, जो अभी बताई है वो क्या बताई है? आवृत्ति बताई है। ये थोड़ा सा आप जो है अपने दिमाग में रखिएगा तो आपके थोड़ा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल वाष्प ताप। ठीक है, जल वाष्प और ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने वाला, थर्मामीटर को नामांकित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो जल वाष्प और ताप यानी कि हमारा यहां पर बात हो रही है बेसिकली आर्द्रता की। तो आर्द्रता को मापने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग लेते हैं? तो पायरोमीटर का नहीं लेते, हिप्सोमीटर का नहीं लेते, थर्मोस्टेट का नहीं लेते, हम लेते हैं हाइग्रोमीटर का। ठीक है, तो आर्द्रता मापने के लिए
हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो पायरोमीटर है वो क्या काम आता है, तो ये बहुत अधिक अगर हमारे पास में ताप है, अधिक उच्च ताप जो होता है जैसे कि सूर्य हो गया, उसके ताप को मापने का काम कौन करता है, पायरोमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि अधिक उच्च ताप मापने का यंत्र, ठीक है, अधिक उच्च ताप मापने का यंत्र होता है कौन सा, पायरोमीटर। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछ लिया जाए कभी सूर्य का ताप किससे मापेंगे, तो पायरोमीटर से, जैसे सूर्य। और हाइग्रोमीटर क्या करेगा, तो ये वायुमंडल की आर्द्रता मापता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और थर्मोस्टेट क्या है, तो थर्मोस्टेट एक जो है आपका, ये कह सकते हैं एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, तो कोई भी वस्तु है, कोई सिस्टम है, उसके टेम्परेचर को नियत बनाए रखता है। तो ताप को नियत रखता है, ठीक है। और हिप्सोमीटर ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है, भैया हीलियम का पूछे चाहे किसी अन्य कोई भी परमाणु आपको देकर पूछे, है ना, आपको इसका आंसर क्या देंगे। पहली बात तो ये, वैसे तो ये तत्व होता है, ऑफिशियली अगर केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोले तो हीलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या है, तत्व है। तो ऐसा कोई भी तत्व आ जाए जिसके नाभिक की बात की जाए, तो नाभिक के अंदर हमेशा होगा क्या, एक तो प्रोटॉन और दूसरे होंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। ये एक तो ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ये चीज क्लियर हो गई हमारे। तो अब हमें पता लगाना है कि नाभिक में क्या क्या होते हैं और हीलियम के होते कितने हैं। तो देखो, हीलियम का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 4, परमाणु क्रमांक यानी जेड होता है 2। जब आपका ये तत्व उदासीन है, तत्व क्या है, उदासीन है, ये क्या है, उदासीन, तब इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, ठीक है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, जेड के बराबर, जेड यानी परमाणु क्रमांक के। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2। इसका मतलब हीलियम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की ही संख्या कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, या लग गया, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब जहां भी दो ऑप्शन हो पहले तो वो देख लो, तो केवल एक प्रोटॉन नहीं, केवल एक दो प्रोटॉन नहीं, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन नहीं, ये सब गए, बचा यही था, ऑप्शन नंबर सी आंसर है वैसे। अब देखो, हमारे को हीलियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या तो पता चल गई, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो है वो इसके जेड यानी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है। और अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसी के बराबर होगी। अगर उसके ऊपर कोई आवेश है तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है घट और बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमेशा तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब दूसरी चीज, ये जो हमारे पास में इसका परमाणु द्रव्यमान है ए, इस ए का मतलब होता क्या है, तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनका योग, ठीक है। क्या होता है ए का मतलब, कि परमाणु तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो योग होता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान। अब बताइए, परमाणु द्रव्यमान है 4, प्रोटॉन है 2, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन भी 2 होंगे और प्रोटॉन भी 2 होंगे, किसके अंदर, हीलियम के नाभिक के अंदर। और आपको अब यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसी भी तत्व के नाभिक में ही होंगे हमेशा, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर कक्षाओं में घूमेंगे। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर ही उस तत्व के अंदर जो है प्रोटॉन होते हैं। अगर वह उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही
होंगे, ये भी क्लियर हो गया। फिर परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए इसका जो है परमाणु द्रव्यमान 4 था, तो वहां से हमने पता लगाया न्यूट्रॉन 2 होंगे। तो नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे। नोट डाउन कर लीजिए ये सब सारी चीजें, ये काम आएगी आपके सभी, है ना, सीधे सीधे पूछा जाएगा इनके बारे में। कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, अदरक का तना जो है वो कहाँ उगता है, ये ध्यान रखना, मिट्टी में, और खाद्य संग्रहण करता है, वह कहलाता है। तो अदरक का तना जो कि मिट्टी में उगता हो और खाद्य संग्रहण करता हो, ऐसे को अपन क्या कहेंगे, तो उसे अपन कहते हैं प्रकंद। क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। समझ में आ गई बात। और अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण कहेगा वो तो प्रकंद कहलाएगा, और प्रकंद की सहायता से ही अदरक जो है वो क्या कर पाता है, क्या करता है, खनिज लवण को प्राप्त कर पाता है। तो आप लिख सकते हैं इसकी सहायता से ही, इसकी सहायता से ही खनिज लवण, खनिज लवण प्राप्त करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना, आपके काम की चीज है। कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भोजन के वर्ग का मतलब भोजन के जो अलग अलग घटक है, आपको पता होगा, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, जल। तो इसी प्रकार से यहां पर यह पूछ रहा है कि भोजन के जो वर्ग है, विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन चारों में प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा है वो सर्वाधिक किसके अंदर होती है। तो ये बात आपको पता होगी कि भोजन के वसा वर्ग के अंदर, कौन से वर्ग के अंदर, वसा वर्ग के अंदर जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है। कितनी होती है, तो 1 ग्राम वसा, कितना, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा के अंदर 9.3 किलो, कितनी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो 1 ग्राम आपने वसा खाया तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। और वसा हमें मिलेगा किससे, तो घी है, तेल है, दूध है, मछली है, दही है, पनीर है, या ये कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ दूध से रिलेटेड है या जो डेयरी प्रोडक्ट है, वो डेयरी प्रोडक्ट हमें वसा प्रदान करते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलो, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी जो है वो आपके कीटों से अलग होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए, तिलचट्टा हो गया, चींटी हो गया, मक्खी हो गया, कॉकरोच हो गया, खटमल हो गया, इन मधुमक्खी हो गई, टिड्डी हो गई, इन सभी के अंदर, इन सभी को अपन कहते हैं कीट। और इन कीटों के अंदर क्या होता है, चेतोपाद पाए जाते हैं, यानी पैर, है ना। तो कीट के अंदर क्या होता है, बेसिकली चेतोपाद पाए जाते हैं, वह 4 पंख पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, एक कीट के अंदर। अब कीट कौन कौन से हैं, तो वो यहां पर आप लिखना चाहो तो याद लिख रख सकते हो, याद, ये है, मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, टिड्डी है। ठीक है, इसके अलावा और आप कह सकते हैं खटमल है, कॉकरोच है, कॉकरोच। ठीक है, इसी प्रकार से, तो ये सभी जो है कीट की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनके अंदर 6 पाद और 4 पंख होते हैं। एक सेकेंड, चार्ज शायद हो गया, ओके। नेक्स्ट, फिर
हमारे पास में लेकिन क्या पूछा है, मकड़ी के बारे में। तो मकड़ी जो होती है, इस मकड़ी के पास में है ना, मकड़ी, अब मकड़ी की बात करते हैं। तो मकड़ी के पास में 8 पाद होते हैं, कितने, 8, इनसे 2 ज्यादा होते हैं। इसलिए मकड़ी जो है वो कीटों से अलग होती है। और ये मकड़ी जो है अपने मुंह से, किससे, अपने मुंह से पतला एकदम तंतु टाइप में जो है क्या करता है, तंतु उत्पन्न करता है। तो ये अपने मुंह से तंतु, एक सेकंड थोड़ा, मुंह से क्या करता है, मुंह से तंतु उत्पन्न करता है। और उस तंतु से क्या होता है, तो जिससे जाल बनाता है या जाला बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो मकड़ी है वो जाला बनाती है ना, तो वो अपने मुंह से जो तंतु निकलता है उससे जाला बनाती है। और दूसरी बात ये है कि ये उस जाले को वापस से खा भी सकती है। ठीक है, इसलिए मकड़ी और कीटों में अंतर होता है। तो आपसे पूछा है कि मकड़ी में पाई जाती है 8 पाद पाई जाती है या 8 टांगे पाई जाती है, जबकि कीट में 6 पाद होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर था। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए, निम्न में से कौन सा कीट के काटने से होता है। तो अभी जस्ट बता दिया, कीट के काटने से मतलब कि वही अल्टीमेटली मच्छर के काटना, क्योंकि कीट के अंदर ही क्या आता है, मच्छर। और मच्छर जो है वो काटने से कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग होता है। इसकर भी तो कब होता है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, ये ध्यान होगा। निमोनिया कब होता है, तो निमोनिया जो है वो जीवाणु होता है, कौन सा, डिप्लोकोकस, इसके बारे में पूछा है। तो डिप्लोकोकस निमोनी जो है जीवाणु है, उसके कारण निमोनिया होता है। और दमा जो है वो तो आपका एक सांस से रिलेटेड है, यानी कवक जनित रोग होता है ये तो ये तो होता है आपके कवक से, फंगी से। ये होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया। अब बचा कौन, डेंगू। तो डेंगू जो है वो एक मच्छर से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, मच्छर से। ठीक है, तो कीट से कौन होगा, डेंगू होगा। और जो आपका ये बुखार है इसे अपन हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा, डेंगू का जो है रोग उसे अपन हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और ये होता कौन से मच्छर के कारण है, तो ये एडिज इजिप्टी है, एडिज इजिप्टी, उसके कारण होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, मतलब ये फैलाता है। ठीक है ना, एडिज इजिप्टी। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। ये था आपका डेंगू से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हाल ही में आपको पता होगा डेंगू से 2-3 मौतें हुई है राजस्थान के अंदर। तो थोड़ा सा आप जो है बचकर रहे में ध्यान रखें अपना। कुनेन, जो कि आपके क्या है, मलेरिया के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक प्रमुख औषधि है। इस पर आधारित क्वेश्चन सीईटी और एलडीसी दोनों में आ चुका है, और यही क्वेश्चन था वो। वह प्राप्त होती है, तो कुनेन जो है वो सिंकोना से प्राप्त होने वाली एक औषधि है। क्या है, औषधि है। ठीक है, किससे प्राप्त होती है, सिंकोना। कुनेन जो है वो सिंकोना से प्राप्त होती है। और सिंकोना जो है वो एक आवृत बीजी पौधा है। कैसा है, आवृत बीजी पौधा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सिंकोना जो है वो आपका क्या है, आवृत बीजी पौधा है। और इससे कुनेन जो है प्राप्त होता है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक से एक, हाँ। फिर देखिए, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवा जो है उपयोग में या किसके लिए कारगर होती है। तो सल्फा जो दवा है वो कहां पर उपयोगी है, तो जब जीवाणु से कोई रोग हुआ है आपको, जैसे कि निमोनिया, तब आपके ये काम आ जाएगी। कौन, सल्फा दवा। तो जीवाणु से जब रोग हो जाता है तब आपके सल्फा दवाई का उपयोग किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सल्फा जो है उसके अंदर मुख्यतः सल्फर और नाइट्रोजन होती है। ये यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या होती है, सल्फर प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना,
सल्फा के अंदर मुख्य रूप से सल्फर और नाइट्रोजन होती है। और सबसे पहली जो सल्फा औषधि बनाई गई थी ना, वो थी आपके कौन सी? सल्फानीमाइड। क्या? सल्फानीमाइड। सल्फानीमाइड। तो सबसे पहले जो हमारे सल्फा औषधि बनाई गई वो कौन सी थी? सल्फानीमाइड। और ये सल्फानीमाइड जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? तो 1908 के अंदर, यानी 1908 के अंदर, 1908 में सल्फानीमाइड जो है औषधि बनाई गई। और ये जो आपके है कुछ दवाइयों के प्रति अत्यंत प्रभावी भी रही थी। इसके अलावा और भी है सल्फा दवाइयां, जैसे कि आप कह सकते हैं सल्फाडाइजिन है आपके पास में, सल्फापिरिडिन है आपके पास में, सल्फा सल्फा नवानिडिन भी है आपके पास में, सल्फाथाइजाल है आपके पास में, सल्फामिराजिन है, ठीक है, सल्फानिमाइड है। ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जो सल्फा दवाइयां कहलाती है। और ये दवाइयां जो है जीवाणु जनित अगर रोग है तो वहां पर काम आ जाती है। सल्फा के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन होता है। सबसे पहली जो सल्फा औषधि थी वो थी सल्फानिमाइड जो 1908 में बनी थी, ठीक है। बाकी सल्फा डाइजीन, सल्फा मिराबिन, ये नाम जो है थोड़े बहुत याद रख लेना आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापमान के बराबर होता है। तो गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वो अपने शरीर का तापमान एक जैसा रखते हैं, यानी समतापी होते हैं। तो हमेशा, एक सेकंड, ये भैया भाग क्यों रहा है? एक सेकंड, नीचे आजा। आजा बेटा, गुस्सा नहीं होते। हाँ, ये भैया लोग पढ़ते नहीं है इसलिए गुस्सा है क्या? अरे भाई गुस्सा नहीं होना, देखो भाई पढ़ लो तुम, है ना, देखो ये गुस्सा हो रहा है। अरे भाग क्यों रहा है? शांति से रहना भाई। हाँ, तो हमेशा जो है वो आपके एक सा बनाए रखते हैं उनके जो शरीर का, उन जंतुओं के शरीर का क्या होता है? टेम्परेचर गर्म रहता है, ठीक है। मतलब रुधिर जो है वो गर्म रहता है टेम्परेचर एक समान रहने के कारण। तो आपको बता दूं कि जनरली जो है आपके स्तनधारी जो वर्ग होता है ना, उस मैमल्स जिसे कहते हैं स्तनधारी वर्ग का जो शरीर है वो सबसे अधिक तापमान वाला होता है। और वो होता है लगभग आपके बकरी का। किसका होता है? बकरी का। कितना होता है? तो बकरी का होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो स्तनधारी में जो रक्त है वो सबसे अधिक तापमान का होता है, और उसमें भी सर्वाधिक किसका है? बकरी का। 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। किसका? बकरी के ब्लड का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ब्लड जो है गर्म रहेगा कब? जब आप अपना टेम्परेचर एक समान बनाए रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो गेहूं पर पाए जाने वाले दो कवक रोग है प्रमुख, काला किट्टू और स्मट। क्या? काला किट्टू और स्मट। तो बस ऑप्शन नंबर ए याद रखने वाली बात है। तो अब सीधा सीधा कि काला किट्टू और स्मट। किट्ट इसे कहते हैं, ऐसे है ना, किट्टू तो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ा तो ये जाता है किट्ट, ऐसा होता है किट्ट, ठीक है। तो काला किट्ट और स्मट जो है ये दो रोग ऐसे हैं जो आपके गेहूं के अंदर कवक से होते हैं। तो ये था 1996 का पेपर, जो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन थे। इसमें से एक दो क्वेश्चन है जो हाल ही में सीईटी और एलडीसी के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करें और ध्यान पूर्वक देख करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स।